नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 60वां विषय है अज्ञातवास, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके और सपोर्ट दिखाए हमें इसी तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पांडव सफल रूप से अज्ञातवास समाप्त करेंगे, ये वरदान धर्म ने पांडवों को दिया था और इससे युधिष्ठिर का भी आत्मविश्वास बढ़ा था। पर फिर भी अज्ञातवास के समय सतर्क होकर रहना था, क्योंकि 1 साल ही रहना था अज्ञातवास में। और अगर युधिष्ठिर या पांडवों को दुर्योधन के गुप्तचर पकड़ ले इसी समय, जरूर दुर्योधन अपने गुप्तचरों को भेजेगा। तो अगर उस समय अगर पांडवों को पकड़ ले दुर्योधन या उनके गुप्तचर, तो निश्चित रूप से उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। पांडवों के साथ धौम्य और बहुत सारे ब्राह्मण वनवास के समय में रहते थे, और अज्ञातवास के समय अवश्य उनके साथ रहना तो संभव है नहीं। और युधिष्ठिर ने सबको हाथ जोड़कर विनती किया और कहा कि आप लोग तो जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने कैसे हमारे साथ अन्याय किया है और हमारा राज्य हमसे अपहरण कर लिया है। और अभी बस 1 साल हमें अज्ञातवास में रहना है, और यही समय में अगर आप कुर राज्य को लौट दे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सहायता होगी आपकी ओर से। और फिर से आपके साथ कब मिलन होगी ये तो पता नहीं, पर जरूर इस समय की हम प्रतीक्षा करेंगे। और धौम्य ने युधिष्ठिर को सांत्वना दिया और कहा कि हे राजा, आप तो विज्ञ हैं, आप पंडित हैं, और किसी भी विपद में आपको विचलित होने की आवश्यकता है नहीं। और इस अज्ञातवास के समय भी आप विचलित ना होइए। और देवतागण भी शत्रु के निधन के लिए अज्ञातवास किए हैं पहले। और इंद्र ने भी अपने शत्रु जैसे कि असुर गणों को मारने के लिए भी इंद्र ने भी अज्ञातवास किया था ब्राह्मण के रूप में। विष्णु ने भी अदिति के गर्भ से मानव रूप से जन्म लिया था, और पृथ्वी के मंगल के लिए उन्होंने बलि राजा का साम्राज्य को हरण किया था। और इसी प्रकार इंद्र के भी बहुत सारे घटना है। और सूर्य भी संसार के उपकार के लिए दिन के समाप्ति पर वो गुप्त हो जाता है। और इसी प्रकार अज्ञातवास बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रशंसित भी है। और आपकी तो विजय सुनिश्चित है। तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से विदाई लिया और वो वन के एक निर्जन स्थान पर चले गए और अज्ञातवास के बारे में द्रौपदी और भाइयों के साथ बातचीत करने लगे। तो अर्जुन ने पांडवों में बहुत सारे सबसे ज़्यादा देश देखे थे। अर्जुन एक ही ऐसे व्यक्ति थे। और युधिष्ठिर ने तब पूछा कि अर्जुन, तुमने तो बहुत सारे देश देखे हैं, तो कौन से देश में रहना हमारे लिए सबसे उचित होगा, तुम परामर्श दो। अर्जुन ने कहा, ऐसे तो बहुत सारे देश है अच्छे देश, जैसे कि पांचाल है, चेदी है, मत्स्य देश, सुरसेन का देश और सौराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे देश हैं, इनमें से आप कुछ चुन लीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे मत्स्य देश सबसे अच्छा लग रहा है, और मत्स्य देश के राजा जो है विराट, वो भी पांडवों के प्रति बहुत स्नेहशील है, और वहाँ पे ही हमारा अज्ञातवास करना उचित होगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, पर वहाँ पे आप क्या कार्य करेंगे वो भी सोच लीजिए। और अर्जुन को एक और बात सोचकर दुख हुई कि जो युधिष्ठिर राज से यज्ञ करके सम्राट बने थे, वो भी एक सामान्य राजकर्मचारी के रूप में रहेंगे। और तभी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि विराट राजा के पास मैं जाकर कहूँगा कि मैं एक पासों का खेल के बारे में ज्ञान रखने वाला एक ब्राह्मण हूँ, और मेरा नाम कंक है। राजा युधिष्ठिर के साथ में पासे खेलता था, और वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे। और यही कहकर मैं सोच रहा हूँ कि रहूँगा उनके पास। तो पर भीम, वीरता के लिए तो तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, तुम किस रूप से वहाँ पर रहोगे, तुम विराट राजा को क्या कहोगे? तो तभी भीम ने हंसकर कहा कि मेरा वहाँ पर रहने में कोई दुविधा नहीं होगा, क्योंकि मैं विराट के राज्यसभा में मैं एक रसोई के रूप में रहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं रसोई करने में मैं बहुत काबिल हूँ। और कभी कभी जो मल्ल योद्धा होते हैं, जो युद्ध करते हैं, उनके साथ भी अपने भुजा के बल से भुजाओं के साथ युद्ध करके मैं राजा को आनंद दिला सकता हूँ। पर यह करने से हो सकता था कि भीम पकड़े जा सकते थे, और इसीलिए युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब मत करो। पर भीम ने कहा कि कि भ्राताश्री, आप चिंतित मत होइए, मैं कभी भी किसी को मारूंगा नहीं, मतलब उसके जान नहीं ले लूँगा, मैं बस राजा के आनंद के लिए लड़ूंगा उनके साथ, आप भरोसा रखिए। तो फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम कैसे रहोगे, मतलब छिपकर कैसे रहोगे, अपना परिचय छिपाकर? ऐसा कोई वीर नहीं जो तुम्हें जानता नहीं, तो तुम किस वेश में वहाँ पर रहोगे? तो अर्जुन ने कहा कि आपको याद होगा कि इंद्र के पास जब मैं था तो उस समय उर्वशी ने मुझे एक श्राप दिया था, और वो श्राप ये था कि मुझे 1 साल तक नपुंसक के रूप में रहना होगा,
और मुझे मतलब मैंने पहले से ही इस साल को स्थिर किया था कि वो श्राप को भोग करूं। और मैंने गंधर्वराज चित्ररथ से जो भी मैंने संगीत विद्या शिक्षा किया था, मैं यहाँ पर दूसरों को शिक्षा दूंगा। और विराट के राजप्रसाद में जो भी नारीगण हैं उनको मैं नाच गीत सब कुछ सिखा सकता हूँ। और मेरा नाम होगा बृहन्नला। और मैं द्रौपदी की एक और सेविका थी, इसी प्रकार मैं कहकर अपना परिचय रखूँगा। और इसी प्रकार 1 साल तक मैं मतलब बृहन्नला के वेश में मैं रहूँगा। तो अर्जुन का ये बात सुनकर युधिष्ठिर को लगभग वो रोना ही मतलब उनके आंख में आंसू आ गए। और उन्होंने भीम की ओर देखकर कहा कि हे भीम, देखो हमारा कैसा भाग्य हुआ कि कृष्ण के समक्ष योद्धा अर्जुन को भी अभी नपुंसक के रूप में रहना पड़ा है विराट के राजप्रसाद में। अब युधिष्ठिर ने नकुल को देखा और उनसे पूछा कि वो क्या करेंगे। तो नकुल ने कहा कि मैं विराट के अश्वपाल के रूप में वहाँ पर कार्य कर सकता हूँ, और अस्त्र चिकित्सा और अस्त्र शास्त्र में मैं पारंगम हूँ, और मैं वो काम कर सकता हूँ। और फिर युधिष्ठिर ने सहदेव से भी यही प्रश्न पूछा कि तुम तो अपने पांडित्य के लिए परिचित हो, तुम वहाँ पर क्या परिचय दोगे अपना। तो सहदेव ने कहा कि मैं गायों की मतलब देखभाल का दायित्व लूँगा वहाँ पर, और वो सब में जो गायों का जो भी रोग है या जो भी कुछ भी प्रकार का समस्या है, मैं सब उसका देखभाल करूँगा। और मैं अपना नाम वहाँ पर तंत्रीपाल बताऊँगा। और मैं यही कहूँगा कि राजा युधिष्ठिर के पास भी मैं यही काम करता था। तो द्रौपदी को ये मतलब यही प्रश्न जो पूछ रहे थे अपने चारों भाइयों को, यही प्रश्न भी द्रौपदी को पूछने का संकोच किया युधिष्ठिर ने। और वो सोच भी नहीं सकते थे कि जो द्रौपदी ये पटरानी बनी थी और उनके इतने सारे दासियाँ थे, सेविकाएँ थे, वो अब उनको मतलब द्रौपदी को ये प्रश्न अभी नहीं पूछ पा रहे थे युधिष्ठिर। पर द्रौपदी युधिष्ठिर के मन का बात समझ गए। और फिर द्रौपदी ने कहा कि जो महाराज, आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। जो पतिव्रता नारी अन्य के आश्रय में रहती है उसे शैलेंद्र कहते हैं। और मैं विराट राजा के वहाँ पर मैं शैलेंद्री होकर रहूँगी। और मैं यही कहूँगी कि द्रौपदी की मैं सेविका थी, और मैं वहाँ पर मतलब विभिन्न प्रकार के काम कर सकती हूँ, जैसे कि मैं कहानियाँ सुना सकती हूँ और नारियों के बाल को कंघी कर सकती हूँ। इसी प्रकार मैं काम करके मैं वहाँ पर रह सकती हूँ। और अवश्य मत्स्य रानी सुदेशना मुझे ज़रूर आदर करेंगे। और ये सब व्यवस्था होने के पश्चात युधिष्ठिर निकल पड़े। और तब उसी समय धौम्य से आशीर्वाद लिया पांडवों ने। और धौम्य ने कहा कि आप सब राजा लोग थे तो आपको राजसेवा के बारे में पता नहीं, पर राजसेवा बहुत एक मुश्किल कार्य है। और जो भी राजा की सेवा में नियुक्त होते हैं वो हमेशा सतर्क उनको रहना पड़ता है। और राजा जब तक ना पूछे तब तक उनको कोई उपदेश ना देना। और राजा के आगे ज़्यादा बातचीत मत करना, उनके ज़्यादा निकट भी नहीं जाना या ज़्यादा दूर भी नहीं रहना। राजा के शत्रुओं के साथ कभी भी दोस्ती ना करना। और जितना भी छोटी बात हो चाहे, पर वो राजा को ज़रूर बताना। राजा को ज़्यादा विश्वास कभी मत करना। और जिस वाहन में वो जाते हैं राजा, या जहाँ पर वो जिस आसन में वो बैठते हैं वहाँ पर कभी भी नहीं बैठना, या उस वाहन में कभी नहीं जाना। और राजा जो भी कार्य तुम्हें दायित्व देंगे, जिस भी कार्य का तुम्हें दायित्व देंगे, वो ऐसा तुम कभी भी नहीं कहना कि वो कार्य तुमसे होगा नहीं, हमेशा वो काम करना। और राजा अगर तुम्हें कुछ गुप्त बात कहें तो उसको कभी और किसी का आगे प्रकाश मत करना। और नगर के जो नारियां हैं उनके साथ कभी भी मित्रता करने की चेष्टा मत करना। और उन नारियों के प्रति संपर्क के बारे में थोड़ा सतर्क रहना। और राजा अगर कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को या जो लायक नहीं हो एक पुरस्कार पाने का, अगर उस व्यक्ति को राजा पुरस्कार देते हैं तो उसका कभी समालोचना मत करना। और इसी प्रकार कहकर धौम्य वहाँ से निकल पड़े आशीर्वाद देकर पांडवों को, और पांडव भी चलने लगे। और धौम्य ने जाते जाते एक और बात कहा कि धैर्य के साथ ये सब दुख कष्ट को सह लेना 1 साल, और तुम अवश्य विजय हो गए और तुम अपना राज्य अवश्य वापस पा गए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, अज्ञातवास कैसे शुरुआत होगी अज्ञातवास की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज पाने के लिए। और फैक्ट्स और सीक्रेट्स भी मैं जोड़ता हूँ शॉर्ट्स के रूप में। तो प्लीज़ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।